महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच जल्द ही फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अल्पमत में आई महाविकास आघाड़ी सरकार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी खुद ही फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं और खबरों के मुताबिक 1-2 दिनों में सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। बिल्कुल, और यहाँ पर फ्लोर टेस्ट के लिए जल्दी कहा जा सकता है। और एकनाथ शिंदे खेमा आगे की कानूनी लड़ाई के लिए वकीलों से राय भी ले रहा है। और इस बीच बीजेपी ने अपने विधायकों को बुधवार यानी कि कल तक मुंबई आने को कहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद शिंदे गुट और बीजेपी दोनों काफी उत्साहित हैं। और सुनील सिंह हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं जो स्थितियां बनी हुई हैं। सुनील, यहां पर कब तक लग रहा है फ्लोर टेस्ट की संभावना? हम देख रहे हैं किस तरह से मामला शुरू हुआ, सूरत से गुवाहाटी विधायक पहुंचे और साथ ही अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब क्या लग रहा है, फ्लोर टेस्ट की संभावना है कब तक? तो यहाँ पर अदिति हम देख रहे हैं किस तरह से सियासी उठापटक मची हुई है। और यहाँ पर कल सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत जरूर मिली। अयोग्यता को लेकर जो नोटिस दिया था डिप्टी स्पीकर ने, उनको एक वक्त मिल गया है। अब उनको 11 जुलाई को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, 12 जुलाई तक उन्हें अपना जवाब दाखिल करना है। और यहाँ पर डिप्टी स्पीकर ने अयोग्यता के मामले में उनको नोटिस भेजा था, वहां शिंदे गुट को कहीं ना कहीं राहत मिली। बिल्कुल, और जिस तरह से जया जब फ्लोर टेस्ट होगा तो वहां पर हम जानते हैं कि उद्धव ठाकरे का जो खेमा है वो कमजोर पड़ा हुआ नजर आएगा। सुनील जुड़ गए हमारे साथ। बिल्कुल सुनील, यहाँ पर कब तक लग रही है संभावना है फ्लोर टेस्ट की? देखिए, कल के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके बाद जिस तरह से 16 बागी विधायकों को जवाब देने के लिए 14 दिन का वक्त मिला है, उसके बाद से ही स्थिति अब इस तरह की हो गई कि कभी भी हलचल जो है वो और तेज हो सकती है। बागी खेमा जो है वो भी खुश है और साथ में बीजेपी का जो खेमा है, जो हालांकि कह रहा है कि वो अभी देखो और इंतजार करो की स्थिति में है, लेकिन अंदर वो तैयारी कर रहे हैं कि जब भी वक्त पड़ेगा बहुमत साबित कराने के लिए या सरकार गिराने के लिए तो वो उसमें जुट जाएंगे। बहरहाल स्थिति ऐसी है कि अब सवाल यह है कि कौन पहले राज्यपाल को पत्र देगा या फिर राज्यपाल खुद होकर राज्य सरकार को लिखेंगे कि जिस तरह की आपकी सरकार अल्पमत में आई दिख रही है तो आप फ्लोर टेस्ट के लिए जाइए। तो मुझे लगता है अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है दोनों खेमे से कि शायद ये दोनों इंतजार करें और राज्यपाल ही आगे बढ़कर राज्य सरकार को कहें कि आप बहुमत साबित कीजिए, क्योंकि आपके विधायक जो हैं वो उन्होंने बगावत कर दी है और राज्य सरकार अल्पमत में आ गई है। हो सकता है कि आज या कल में इस तरह का पत्र राज्य सरकार को दिया जा सके। तो स्थिति अब बिल्कुल कल के बाद दोनों खेमे में काफी उत्साह है। हालांकि शिवसेना या महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वो इस कोशिश में रहेंगी कि जो फ्लोर टेस्ट का जो है वो वक्त जो है वो पहले फैसला हो जाए 16 विधायकों के, उनको जो डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस दी गई उस पर, उसके बाद ही हो। लेकिन जो दूसरा खेमा है बागी खेमा और बीजेपी खेमा, यही चाहेगा कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट का मौका मिले ताकि वो अपना बहुमत साबित कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आपके पास हम आते रहेंगे। आज दिन भर हलचल जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बागियों में हिम्मत होती तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते और साथ ही बोले कि राज्य में राजनीति नहीं बल्कि सर्कस हो रहा है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने ये भी, यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने ये भी कहा है कि ये जो शिवसेना में जो गुट अलग हुआ है वो बागी नहीं बल्कि भगोड़ा बताया उन्होंने। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं अभी, मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। और ये बताइए एक और सवाल, फ्लोर टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। और जिस तरह से सियासी समीकरण बनता बिगड़ता हुआ दिखा, सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने का मन बना चुके थे। सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसा हुआ जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का मन बना लिया था, लेकिन एक वरिष्ठ नेता थे जिनके कहने पर आकर उन्होंने उस जिसे कहते हैं विचार को त्याग दिया था।
जिस दिन उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव करने का उन्होंने ऐलान किया था, उसी दिन माना जा रहा है कि वो इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन एक बड़े नेता के कहने पर, जो कि गठबंधन के हैं, उन्होंने इसे टाल दिया और अगले दिन फिर वो सचिवों की बैठक में इस्तीफा देने की सोच रहे थे और उसी नेता ने उन्हें फिर से समझाया। शरद पवार माना जा रहा है कि वो नेता हैं जिन्होंने उन्हें इस्तीफा देने से रोका है, क्योंकि अगर जया देखें तो इस पूरे गठबंधन में सबसे बड़ा कद और सबसे वरिष्ठ नेता शरद पवार ही हैं और उनकी जो बात है वो तीनों ही गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो मानती हुई नजर आती हैं। जी। और महाराष्ट्र का संकट हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जो बागी गुट है, एकनाथ शिंदे का गुट, उसका दावा रहा कि डिप्टी स्पीकर असंवैधानिक काम कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो सभी पक्षों को सुनकर ही कोई फैसला देगा। और इस मामले में केंद्र और डिप्टी स्पीकर को अदालत ने नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा है, लेकिन अयोग्यता के नोटिस के मामले में विधायकों को राहत भी दी है, जो कि शिंदे गुट के हैं। गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों को सोमवार को बड़ी राहत मिली। उन्हें तत्काल अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। अदालत ने केंद्र सरकार, डिप्टी स्पीकर और 2 नेताओं सुनील प्रभु और अजय चौधरी को नोटिस जारी किया है। इनसे 5 दिन में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे दोनों पक्षों की राय जाननी होगी। ये भी कहा कि स्पीकर ने विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया है, लेकिन अयोग्य नहीं ठहराया है। लेकिन बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दे दिया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो सभी बागी विधायकों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। राज्य सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से पूछा कि वो हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है। शिंदे गुट की ओर से वकीलों ने बताया कि अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने का माहौल नहीं है, उनको मारने की धमकी दी जा रही है, घरों पर तोड़फोड़ हो रही है, डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई असंवैधानिक है, वो बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत इस मामले में अभी दखल न दे। उनकी दलील थी कि अदालत इस चरण में दखल नहीं दे सकती। स्पीकर के सामने कार्रवाई लंबित होने पर अदालतों ने दखल नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि स्पीकर के फैसले तक कोर्ट के सामने कार्रवाई नहीं होगी। किसी भी मामले में कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर को रोका नहीं गया है। स्पीकर के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा, जो 39 एमएलएज हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिलने के बाद एकनाथ शिंदे समर्थक सड़क पर उतर आए। उनके गढ़ थाने में समर्थकों ने आतिशबाजी भी की। इसकी तस्वीरें आप देखिए, थाने की तस्वीरें हैं। शिंदे समर्थक गुट काफी उत्साहित था। सुप्रीम कोर्ट के कल के सुनवाई के बाद ये तस्वीरें सामने आई। और जय, इससे पहले भी हम देख रहे थे कि जो शिंदे के समर्थक हैं वो लगातार सड़कों पर उतर रहे थे और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन शिंदे गुट का चल रहा था। तो शिवसेना सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एकनाथ शिंदे के पास 50 से ज्यादा विधायक हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सत्य की जीत हुई है। उनसे बात की हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। हमारे साथ शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। पहला सवाल ये होगा, आप खुद शिवसेना सांसद हैं, बड़े पैमाने पर शिवसेना के विधायक गुवाहाटी गए हुए हैं, आप ठाणे में मौजूद हैं जिसे एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। आप किस तरह से देखते हैं? कई सवाल हैं, कई आरोप लग रहे हैं कि जो असली शिवसेना है वो यहीं पर है, जो वहाँ पर गए उन्हें बागी कहा जा रहा है। आप किस तरह से इसे देखते हैं? असली शिवसेना कौन सी? मुझे लगता है कि शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो 50 से ज़्यादा मुझे लगता है कि एमएलए जो है वहाँ पर है। और सभी एमएलए का यही कहना है कि आज भी हम लोग जो है वो शिवसेना में ही है और सभी लोग शिवसैनिक हैं और शिंदे साहब को सभी तरह से समर्थन भी मिल रहा है। तो आज कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अलग गढ़ बनाया है।
सभी लोग जो है वो आज भी शिवसेना में ही है। जी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, एक राहत मिली है 11 जुलाई तक। पहले ये था कि सोमवार शाम 5:30 बजे तक आपको जवाब देना है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात थी, उसे चैलेंज किया गया। 11 जुलाई तक जो राहत मिली है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सत्य की जीत हुई है। जो गए 2-3 दिनों में जो वारदातें हुई, जिस तरीके से उपसभापति जी ने इलीगल तौर से कि मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है इसलिए डिस्क्वालीफाई करो, ऐसे कहीं पर भी नहीं है। और अपना से जो है वो 2 दिन में 2, नहीं तो आप सभी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन दाखिल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो राइट डिसीजन दिया। सत्य के पीछे जो है वो सुप्रीम कोर्ट खड़ी रही और सत्य की जीत हुई आज। पॉलिटिक्स की अगर बात करें अभी, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपका भी नाम का जिक्र एक जगह पर भाषण में किया। उन्होंने कहा कि वो हम पर आ रहे हैं, लेकिन खुद श्रीकांत शिंदे जो हैं वो एमपी हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? वो अब आपके ऊपर भी उन्होंने पिन पॉइंट किया। नहीं, मुझे कुछ उसके बारे में कहना नहीं है। आज जो कुछ है वो आज आपको सामने दिख रहा है कि आज इतने बड़े पैमाने पर जो है वो एमएलएस नाराज थे और उनकी सबकी शिकायत एक ही है, एनसीपी। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर सभी लोगों को सोचना चाहिए कि इतना ये सब जो है वो होने के पीछे कारण क्या है। संजय राउत ईडी में उनको नोटिस आया है, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि आप अभी भी शिवसेना में हैं, वो भी शिवसेना के नेता हैं। मुझे नहीं पता, अभी उनको मैंने भी टीवी पे ही देखा कि उनको ईडी की नोटिस आई है। ठीक, आखिरी सवाल, आप सांसद है, क्या और भी सांसद की बात जो की जा रही है उस पर अभी कोई प्रतिक्रिया देंगे या एक जल्दबाजी? नहीं, मुझे पता नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं एनडीटीवी से बातचीत करते हुए सांसद श्रीकांत शिंदे ने जिस तरह से कहा कि असली शिवसेना कौन है, वो इसी बात से पता चलता है कि 50 से ज़्यादा विधायक किसके पास हैं। इसके साथ ही कई जो आरोप लग रहे थे उस पर उन्होंने कहा कि जो असली शिवसेना है वो आंकड़ों से पता चलता है और जिस तरह से कोर्ट में निर्णय लिया है वो सत्य की जीत हुई है। थाने से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और शिवसेना सांसद संजय राउत आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने पत्राचौल मामले में संजय राउत को आज पेश होने के लिए समन दिया है और ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है। कल समन मिलने के बाद संजय राउत ने कहा था कि उन्हें रोकने का ये एक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी गर्दन भी काट दी जाए तो वो गुवाहाटी के रास्ते नहीं जाएंगे और बोले कि अलीबाग में उनकी सभाएं हैं, जिसके बाद वो ईडी से समय ले लेंगे, लेकिन ईडी कार्यालय जरूर जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। अलीबाग में सभा है और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से। उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूँगा, लेकिन ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊँगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊँगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ। उधर मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर विचार हुआ। शिवसेना मानती है कि बीजेपी ने ही ये सारा संकट खड़ा किया है और जिस तरह से जो बागी विधायक हैं उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई गई, उन्हें पहले सूरत फिर गुवाहाटी पहुंचाया गया, इस सब में क्योंकि ये बीजेपी शासित राज्य है, इन्हें यहाँ पर सुरक्षा दी गई, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी के पर्दे के पीछे है। हालांकि बीजेपी का ये दावा जरूर है कि उसे अभी तक एकनाथ शिंदे गुट से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और वो अभी वेट एंड वॉच यानी देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रही है। इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे। उधर दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है। ऑल्ट न्यूज ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर बयान जारी कर कहा है कि न एफआईआर हुई और न ही कोई सूचना दी गई, बस सीधे जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास जुबैर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं।
और यहाँ पर आपको बताते हैं ऑल्ट न्यूज के जो प्रतीक सिन्हा हैं उन्होंने इस कार्रवाई पर प्रेस नोट जारी किया है और लिखा है कि जुबैर को सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने 2020 के एक मामले में जांच के लिए बुलाया था जिसमें उनको हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण मिला हुआ है। बहरहाल सोमवार शाम 6:45 बजे हमें बताया गया कि उन्हें किसी अन्य एफआईआर में गिरफ्तार कर लिया गया जिसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया, जो कि उन धाराओं में अनिवार्य है जिनके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। ना ही लगातार अनुरोध के बाद हमें एफआईआर की कॉपी दी जा रही है। प्रतीक सिन्हा ने यह ट्वीट किया है। मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है जुबैर को लेकर और क्या वो मामला साफ हो पाया है? क्योंकि पहले इस तरह की खबर आई थी कि भावनाएं भड़काने का मामला है, लेकिन बाद में खबर आई कि वो दूसरा मामला है। किस शिकायत के बाद जुबैर को गिरफ्तार किया गया और इस वक्त क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? हाँ, देखिए, पूरा मामला ये है कि 2020 में मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया था जिसमें किसी हिंदी देवता की फोटो लगाई थी और उस पर एक सवाल पूछा था। इस ट्वीट को लेकर एक ट्विटर हैंडल की तरफ से दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली थी। उसमें ये कहा गया था कि ये जो ट्वीट है ये काफी भड़काऊ है और नफरत फैलाने वाला है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की थी और ये जांच कंप्लीट होने वाली थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने पाया कि उस ट्वीट में कुछ भी भड़काऊ नहीं है। लेकिन इसके बाद जून 2022 में दिल्ली पुलिस को एक और ट्विटर हैंडल से शिकायत मिली जिसमें उसी ट्वीट के बारे में कहा गया था कि उस ट्वीट के बाद लगातार जो सोशल मीडिया पर रीट्वीट हो रहे हैं और इस ट्वीट को लेकर कई सारी भड़काऊ बातें की जा रही हैं। तो फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक अलग केस दर्ज किया जिसमें सेक्शन 153 और 295 यानी कि दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना, इस तरह की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था और इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कल उन्हें कोर्ट में प्रतीक सिन्हा कह रहे हैं कि जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुए उसमें नोटिस सर्व करना जरूरी होता है। क्या नोटिस सर्व दिल्ली पुलिस ने किया था? और दूसरा, जिन ट्विटर हैंडल की तरफ से शिकायत की गई उन ट्विटर हैंडल के बारे में कोई जानकारी, वो कौन लोग हैं? देखिए, जिन ट्विटर हैंडल की तरफ से शिकायत की गई वो ट्विटर हैंडल किसके हैं, कौन लोग हैं, ये भी साफ नहीं है। किसकी भावनाएं भड़की हैं ये कुछ साफ नहीं है। दिल्ली पुलिस ने उनकी शिकायत पर केस दर्ज किया है और ये भी साफ नहीं किया कि आखिर ये कौन शिकायतकर्ता जो है वो कौन लोग हैं। दूसरा, जो मामला नोटिस देने का है उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी साफ नहीं किया गया कि क्या नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो ये जो बयान है ये जो मोहम्मद जुबैर के दफ्तर के लोग हैं, उनके साथी हैं, उनकी तरफ से आया है, लेकिन दिल्ली की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है जिसमें नोटिस को लेकर कोई साफ हो। आज मोहम्मद जुबैर को दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस उसकी फर्दर रिमांड की मांग करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और वहीं दूसरी तरफ से विपक्षी पार्टियां हैं वो भी काफी नाराज हैं जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है। हमने देखा अखिलेश यादव, साथ ही तेजस्वी यादव, इसके अलावा राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। लिखा है कि बीजेपी की नफरत, कट्टरता और झूठ को उजागर करने वाला हर व्यक्ति उनके लिए खतरा है। सच की एक आवाज को गिरफ्तार करने से हजार और सामने आएंगे। अन्याय पर सत्य की हमेशा विजय होती है, डरो मत। और बात करते हैं रायसीना की रेस की। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। कहा कि ये लड़ाई विचारधारा की है और उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मैं आखिरी कतरे तक, खून के आखिरी कतरे तक ये लड़ाई लड़ूंगा। और जिस तरह से हमने देखा था जया कि द्रौपदी मुर्मू के लिए पूरा जो एनडीए है वो साथ आता हुआ नजर आया था, वहीं यशवंत सिन्हा के नामांकन दाखिल करते वक्त विपक्ष के कई कद्दावर नेता उनके साथ नजर आए। ये लड़ाई जो है वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में अगर मेरा योगदान छोटा भी है तो मैं बराबर तत्पर रहूंगा उस योगदान को करने के लिए। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करते यशवंत सिन्हा के साथ कांग्रेस के राहुल गांधी, सपा के अखिलेश यादव, सीपीएम के सीताराम येचुरी, एनसीपी के शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी जैसे दलों के नेता नजर आए। 16 विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया है। ये विचारधारा की लड़ाई है। यशवंत सिन्हा जी के साथ सारा का सारा ऑपोजिशन है। दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है।
एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ भाईचारा और देश की भावना। धन्यवाद। हम लोग यशवंत सिन्हा को समर्थन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये देश के सर्वोच्च मूल्यों का इंद्रधनुषी गठबंधन है। इससे पहले एनडीए उम्मीदवार के तौर पर 24 जून को द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मौजूदा सरकार सारी संस्थाओं को नष्ट करने पर तुली है, इसलिए राष्ट्रपति ऐसा हो जो इस पर लगाम लगा सके। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो सरकार के कब्जे में है, उसको हिम्मत ही नहीं होगी कि मशवरा भी हम दें, तो फिर इस पद का कोई फायदा नहीं बचेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में समय समय पर ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप बन के रह गए। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद का मतदान है और 21 जुलाई को नतीजे का ऐलान होगा। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पास अभी जीत के लिए जादुई नंबर नहीं है, पर यशवंत सिन्हा और विपक्ष अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शायद इसके लिए 2024 में विपक्ष को एकजुट करने की कवायद भी शामिल है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक। महाराष्ट्र से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि वहां की जो राजनीतिक उठापटक है वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है और अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अल्पमत में आई महाविकास अघाड़ी सरकार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बुलाकर बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। खबरों के मुताबिक 1-2 दिनों में राज्यपाल सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। और एकनाथ शिंदे खेमा जो है वो गुट जो है वो आगे की कानूनी लड़ाई के लिए वकीलों से राय भी ले रहा है। और इस बीच बीजेपी ने अपने विधायकों को बुधवार यानी कि कल तक मुंबई आने को कहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसके बाद शिंदे गुट और बीजेपी दोनों खासा उत्साहित है। इस पर हमने कुछ देर पहले हमारे सहयोगी सुनील सिंह से फोन पर अपडेट लिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कल के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके बाद जिस तरह से 16 बागी विधायकों को जवाब देने के लिए 14 दिन का वक्त मिला है, उसके बाद से ही स्थिति अब इस तरह की हो गई कि कभी भी हलचल जो है वो और तेज हो सकती है। बागी खेमा जो है वो भी खुश है और साथ में बीजेपी का जो खेमा है जो हालांकि कह रहा है कि वो अभी देखो और इंतजार करो की स्थिति में है, लेकिन अंदर वो तैयारी कर रहे हैं कि जब भी वक्त पड़ेगा बहुमत साबित कराने के लिए या सरकार गिराने के लिए तो वो उसमें जुट जाएंगे। बहरहाल स्थिति ऐसी है कि अब सवाल यह है कि कौन पहले राज्यपाल को पत्र देगा या फिर राज्यपाल खुद होकर राज्य सरकार को लिखेंगे कि जिस तरह की आपकी सरकार अल्पमत में आई दिख रही है तो आप फ्लोर टेस्ट के ले जाइए। तो मुझे लगता है अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है दोनों खेमे से कि शायद ये दोनों इंतजार करें और राज्यपाल ही आगे बढ़कर राज्य सरकार को कहें कि आप बहुमत साबित कीजिए क्योंकि आपके विधायक जो हैं वो उन्होंने बगावत कर दी है और सरकार अल्पमत में आ गई है। हो सकता है कि आज या कल में इस तरह का पत्र राज्य सरकार को दिया जा सके। तो स्थिति अब बिल्कुल कल के बाद दोनों खेमे में काफी उत्साह है। हालांकि शिवसेना या महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वो इस कोशिश में रहेंगी जो फ्लोर टेस्ट का जो है वो वक्त जो है वो पहले फैसला हो जाए 16 विधायकों के उनको जो डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस दी गई उस पर, उसके बाद ही हो। लेकिन जो दूसरा खेमा है बागी खेमा और बीजेपी खेमा यही चाहेगा कि जल्द से जल्द फ्लोर मिले ताकि वो अपना बहुमत साबित कर पाए। और वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बागी विधायकों पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि बागियों में हिम्मत होती तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते। साथ ही बोले कि राज्य में राजनीति नहीं बल्कि सर्कस हो रहा है, ये बागी नहीं भगोड़े हैं। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं अभी मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। नहीं ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है।
और ये बताइए एक और सवाल, फ्लोर टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। और जो है वो दिन भी आपको याद होगा जब हमने देखा था कि किस तरह से उद्धव ठाकरे अचानक उन्होंने फेसबुक लाइव किया और उसके बाद जो मुख्यमंत्री निवास था वो छोड़ के चले गए थे। देर रात और समर्थक किस तरह से सड़कों पर उतरे थे। लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने का मन बना चुके थे और वो 2 बार ऐसा मौका आया जब उद्धव ठाकरे चाहते थे कि वो इस्तीफा दे दे। जिस शाम उन्होंने फेसबुक लाइव करने का ऐलान किया था उसी दिन उनका मन इस्तीफा देने का था, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन के एक बड़े नेता के कहने पर उन्होंने इसे टाल दिया। और वो बड़े नेता कौन हो सकते हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक माना जा रहा है शरद पवार थे जिन्होंने समझा बुझाकर इस्तीफा देने से उनको रोक दिया। 2 बार उनके मन में ख्याल आया था कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन शरद पवार, सूत्र बता रहे हैं शरद पवार के कहने में आकर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। यहां तक कि अगले दिन उन्होंने सचिवों की बैठक बुलाई थी, तब भी वो सोच रहे थे कि वो जो है इस्तीफा दे देंगे, लेकिन आखिरकार उनको मना लिया गया और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो महाराष्ट्र संकट जो है, सूरत में हमने देखा किस तरह विधायकों को ले जाया गया, गुवाहाटी उनको पहुंचाया गया और कल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। एकनाथ शिंदे गुट का यह दावा है कि डिप्टी स्पीकर असंवैधानिक काम कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि वो सभी पक्षों को सुनकर ही अपना कोई फैसला देगा। और इस मामले में केंद्र और डिप्टी स्पीकर को अदालत ने नोटिस जारी कर 5 दिनों में जवाब मांगा है, लेकिन अयोग्यता के नोटिस के मामले में विधायकों को राहत जरूर मिल गई है। गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों को सोमवार को बड़ी राहत मिली। उन्हें तत्काल अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। अदालत ने केंद्र सरकार, डिप्टी स्पीकर और 2 नेताओं सुनील प्रभु और अजय चौधरी को नोटिस जारी किया है। इनसे 5 दिन में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे दोनों पक्षों की राय जाननी होगी। ये भी कहा कि स्पीकर ने विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया है, लेकिन अयोग्य नहीं ठहराया है। लेकिन बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दे दिया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो सभी बागी विधायकों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। राज्य सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से पूछा कि वो हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है। शिंदे गुट की ओर से वकीलों ने बताया कि अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने का माहौल नहीं है। उनको मारने की धमकी दी जा रही है, घरों पर तोड़फोड़ हो रही है, डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई असंवैधानिक है, वो बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत इस मामले में अभी दखल न दे। उनकी दलील थी कि अदालत इस चरण में दखल नहीं दे सकती। स्पीकर के सामने कार्रवाई लंबित होने पर अदालतों ने दखल नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि स्पीकर के फैसले तक कोर्ट के सामने कार्रवाई नहीं होगी। किसी भी मामले में कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर को रोका नहीं गया है। स्पीकर के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा, जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और जब से एकनाथ शिंदे गुवाहाटी पहुंचे हैं, सूरत से गुवाहाटी वो पहुंचे, उसके बाद से लगातार उनके समर्थक जो है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब कल सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है, उसके बाद एक बार फिर एकनाथ शिंदे के जो समर्थक है वो सड़कों पर उतरे और जश्न मनाते हुए नजर आए। अरे एक ही साथ मत लगा सब। और वहीं शिवसेना के सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ 50 से ज्यादा विधायक हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि ये सत्य की जीत है। हमारे साथ शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। पहला सवाल ये होगा
आप खुद शिवसेना सांसद हैं, बड़े पैमाने पर शिवसेना के विधायक गुवाहाटी गए हुए हैं, आप ठाणे में मौजूद हैं जिसे एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। आप किस तरह से देखते हैं? कई सवाल हैं, कई आरोप लग रहे हैं कि जो असली शिवसेना है वो यहीं पर है, जो वहाँ पर गए उन्हें बागी कहा जा रहा है। आप किस तरह से इसे देखते हैं? असली शिवसेना कौन सी? मुझे लगता है कि शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो 50 से ज़्यादा मुझे लगता है कि एमएलए जो है वहाँ पर है, और सभी एमएलए का यही कहना है कि आज भी हम लोग जो है वो शिवसेना में ही है, और सभी लोग शिवसैनिक हैं, और शिंदे साहब को सभी स्तरों से समर्थन भी मिल रहा है। तो आज कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अलग गढ़ बनाया है, सभी लोग जो है वो आज भी शिवसेना में ही है। जी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, एक राहत मिली है 11 जुलाई तक। पहले ये था कि सोमवार शाम 5:30 बजे तक आपको जवाब देना है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात थी, उसे चैलेंज किया गया। 11 जुलाई तक जो राहत मिली है उसे उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सत्य की जीत हुई है। जो गए 2-3 दिनों में जो वारदातें हुई, जिस तरीके से उपसभापति जी ने इलीगल तौर से कि मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है इसलिए डिस्क्वालीफाई करो, ऐसे कहीं पर भी नहीं है। और अपना से जो है वो 2 दिन में 2, नहीं तो आप सभी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन दाखिल किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो राइट डिसीजन दिया। सत्य के पीछे जो है वो सुप्रीम कोर्ट खड़ी रही, और सत्य की जीत हुई आज। पॉलिटिक्स की अगर बात करें अभी, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपका भी नाम का जिक्र एक जगह पर भाषण में किया। उन्होंने कहा कि वो हम पर आ रहे हैं, लेकिन खुद श्रीकांत शिंदे जो हैं वो एमपी हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? वो अब आपके ऊपर भी उन्होंने पिन पॉइंट किया। नहीं, मुझे कुछ उसके बारे में कहना नहीं है। आज जो कुछ है वो आज आपको सामने दिख रहा है कि आज इतने बड़े पैमाने पर जो है वो एमएलएस नाराज थे, और उनकी सबकी शिकायत एक ही है, एनसीपी। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर सभी लोगों को सोचना चाहिए कि इतना ये सब जो है वो होने के पीछे कारण क्या है। संजय राउत ईडी में उनको नोटिस आया है, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि आप अभी भी शिवसेना में हैं, वो भी शिवसेना के नेता हैं। मुझे नहीं पता, अभी उनको मैंने भी टीवी में ही देखा कि उनको ईडी की नोटिस आई है। ठीक, आखिरी सवाल, आप सांसद है, क्या और भी सांसद की बात जो की जा रही है उस पर अभी कोई प्रतिक्रिया देंगे या एक जल्दबाजी? नहीं, मुझे पता नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं एनडीटीवी से बातचीत करते हुए सांसद श्रीकांत शिंदे ने जिस तरह से कहा कि असली शिवसेना कौन है, वो इसी बात से पता चलता है कि 50 से ज़्यादा विधायक किसके पास हैं। इसके साथ ही कई जो आरोप लग रहे थे उस पर उन्होंने कहा कि जो असली शिवसेना है वो आंकड़ों से पता चलता है, और जिस तरह से कोर्ट में निर्णय लिया है वो सत्य की जीत हुई है। ठाणे से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच महाराष्ट्र के बागी मंत्रियों पर उद्धव गुट ने कार्रवाई करना भी शुरू कर दी है। 9 बागियों से उनके मंत्रालय जो हैं वो छीन लिए गए हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को दिया गया है, गुलाबराव पाटिल का विभाग अनिल परब को, बागी उदय सामंत का विभाग आदित्य ठाकरे को दे दिया गया है। शंभू राजे देसाई के 3 मंत्रालय वापस ले लिए गए हैं, राजेंद्र के 4 मंत्रालय वापस लिए गए हैं। इसके अलावा अब्दुल सत्तार से भी सभी 3 मंत्रालय लिए गए हैं, और ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू से 4 विभाग ले लिए गए हैं। तो इस तरह की कार्रवाई यहां पर उद्धव गुट ने की है। और काफी वोकल रहते हैं शिवसेना के सांसद जो हैं संजय राउत, उनको आज ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो पेश नहीं होंगे, शायद वो और वक्त मांगेंगे। ये पूरे मामले की अगर बात करें तो ईडी ने पत्राचौल मामले में संजय राउत को आज पेश होने के लिए समन भेजा हुआ है। ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ एक मामला है, पुराना मामला है। कल समन मिलने के बाद संजय राउत ने कहा था कि ये उन्हें रोकने का एक षड्यंत्र है, और अगर उनकी गर्दन भी काट दी जाए तो वो गुवाहाटी के रास्ते नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अलीबाग में उनकी सभाएं हैं, जिसके बाद वो ईडी से वक्त लेंगे, लेकिन ईडी के कार्यालय जरूर जाएंगे। लेकिन जया, इस समन के टाइमिंग को लेकर एक बार फिर से सवाल जो है वो जरूर खड़े हो गए कि क्या ये जो एजेंसियां हैं ये केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा, और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। अलीबाग में सभा है, और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से। उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूँगा, लेकिन ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊँगा, और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊँगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ। उधर मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर विचार हुआ।
शिवसेना मानती है कि बीजेपी ने सारा का सारा खेल रचा है और ये संकट उसी की वजह से पैदा हुआ है, लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि उसे अभी तक एकनाथ शिंदे गुट से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। वो अभी वेट एंड वॉच की नीति पर चल रही है। इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे। ग्रेटर नोएडा के चीनी क्लब मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में फार्म हाउस को किराए पर दिलाने वाले रवि नटवरलाल को गुजरात से हिरासत में लिया है। पुलिस को अपनी जांच में पता चला कि जिस फार्म हाउस में बनी बिल्डिंग में चीनी क्लब चलाया जा रहा था वो एक पूर्व मंत्री के बेटे के नाम पर है। शक है कि चीनी नागरिकों के द्वारा यहां से हनी ट्रैप के जरिए जासूसी का एक बड़ा रैकेट चल रहा था। पिछले 2 सालों से चोरी छुपे इस फार्म हाउस के अंदर चीन के क्लब के तर्ज पर एक अलग दुनिया बनी हुई थी। यहाँ पर ज्यादातर चीनी मूल के नागरिक ही आते थे। पुलिस को शक है कि यहाँ से भारत के खिलाफ जासूसी करने वाले लोगों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती थी बल्कि उनके लिए मौज मस्ती करने का पूरा इंतजाम था। खास बात यह है कि इस फार्म हाउस का मालिक एक पूर्व मंत्री का बेटा है। एसएसबी के इनपुट के बाद जब इस क्लब पर रेड पड़ी तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही तमाम लोग फरार हो गए। सिर्फ यही नहीं, किसी ने रिमोट के जरिए कहीं दूर बैठकर फार्म हाउस में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को डिलीट कर दिया था। पुलिस अब डिलीट फुटेज रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। क्लब में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। क्लब में 70 कमरे हैं और हर कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए इलेक्ट्रिक डिवाइस लगी है। पुलिस को अपनी जांच में यह भी पता चला है कि इस क्लब का इंटीरियर जिस शख्स ने किया है वो अरुणाचल प्रदेश के एक मंत्री की बेटी का पति है। पुलिस ने इस मामले में 3 चीनी नागरिक और एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। एक चीनी नागरिक की गर्लफ्रेंड भी पकड़ी गई है जो नागालैंड की रहने वाली है। फिलहाल इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात से पकड़े गए रवि नटवरलाल से मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग पूछताछ कर रहे हैं। लापरवाही बरतने के आरोप में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये चाइनीज क्लब इतना हाईटेक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ जितने भी दरवाजे हैं उनका एक्सेस रिमोट कंट्रोल से है। यहाँ तक कि पुलिस के आने के पहले रिमोट के जरिए सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को डिलीट कर दिया। पुलिस को शक इस बात का है कि यहाँ पर चाइनीज जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था। साथ ही ये हनी ट्रैप का ट्रेनिंग सेंटर था। ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। को धन्यवाद बोलना चाहूंगी, उन्होंने हमारा काम देखा। आपको करना ये है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना और बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर महाराष्ट्र से, जहां फ्लोर टेस्ट से तय होगी उद्धव सरकार की किस्मत। दूसरी खबर, क्या राज ठाकरे के एमएनएस में शिंदे गुट का होगा विलय। तीसरी खबर, संजय राउत को ईडी का नोटिस, आज पेशी पर है सस्पेंस। चौथी खबर, 2020 का ट्वीट, ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को किया गया गिरफ्तार। पांचवी और आखिरी खबर, सोनिया गांधी के निजी सचिव पर रेप का आरोप।